नींदर नहीं बाजी उदन ध्यान नहीं भी बहुत जाती की थी उसका जो सर है वो धड़ से अलग है। मैं रोटी नहीं खा सकता उदन तो गला काटा गया, फिर खाली खोपड़ी हमको मिली है। वो रोया चीखा नहीं उस वक्त, चिल्लाता रहा मैं कि मुझे छोड़ दो, मैंने जाना है। मैनू कत्ल कर देंदा वो बेहतर सी। पहले इन चीजों में मुलवस रहा। इसके मोबाइल से जब डाटा रिट्रीव करवाया है तो 12,000 से ज्यादा वीडियोज और फोटोग्राफ्स मिली है। वीडियो क्यों बनाई थी तुमने? वैसे ही देखने के लिए। इसका पोर्नोग्राफी की तरफ रुझान है। बदफेली के दौरान उसके मुंह पे हाथ रखा, मैंने चीखा चिल्लाया, सांस यानी कि बंद होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। शरेआम फांसी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं फूलनगर थाने में। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे दरिंदा सिर्फ शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिसने एक मासूम बच्चे को बेदर्दी से पहले अपनी हवस का निशाना बनाया और बाद में उसे कत्ल करके उसकी लाश खेतों में फेंक दी। जिस लाश को जानवरों ने इतना नोच खाया कि वो मसक हो गई और पहचान के काबिल भी ना रही। उस बच्चे के वालिद ने उसे ढूंढने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी और जब उसे अपना बेटा मिला तो वो ऐसी हालत में था कि बाप भी पहचान नहीं पाता था कि ये मेरा ही लख्ते जिगर है। इस दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िम का जब मोबाइल ट्रेस किया गया तो 12,000 से ज़ायद वीडियोस बरामद हुए। कौन था ये शख्स, ऐसा हवस का पुजारी जिसे एक मासूम नज़र ना आया? उस मासूम से आखिर इसकी क्या दुश्मनी थी और इन वीडियोस का ये क्या करता था? आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वो बेबस बाप मौजूद है जिसने अपना बच्चा खो दिया है। जवान बेटा था, बाप की मदद के लिए घर से बाहर निकलता था, हुनर सीख रहा था। अब आगे उसने बाप का बाजू बनना था कि सफाक ने उसके साथ बेदर्दी ढाई और फिर उसके साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले बयां है। यहाँ तक कि उस बच्चे की तदफीन के लिए पूरा लाशा भी उसके बाप को नहीं मिला। जो खेतों में उसकी लाश फेंक दी गई, इस सफाक की जानिब से उसे जंगली जानवरों ने नोच खाया कि सर कहाँ था, धड़ कहाँ था, जिस्म का कौन सा हिस्सा कहाँ था, कुछ भी नहीं पहचान में आ सकता था। ऐसा जिसने किया वो शख्स भी हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन पहले मैं इस वालिद की तरफ बढ़ूंगी क्योंकि हिम्मत करके केस की मुद्दत ली है इन्होंने और अपने बेटे के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से, हम सबको पूरे पाकिस्तान की तरफ से हमें बहुत अफसोस है जो क़यामत आप सब पे गुजरी। आपका लाडला बेटा था। बहुत जाती की थी जालिम ने। मैं दर्जियां को भाया थी। आप से बैठा नहीं जा रहा, अभी मैं देख रही थी आप बीमार रहते हैं। पढ़दा पिया सी स्कूल, कुरान पाक 19 सपारे लगा सी। अच्छा, उधरों मैं चलो गरीब है गया दर्जियां को ला। आप बीमार भी हैं? हाँ जी, मेरा 1.5 साल पहले एक्सीडेंट होया सी बहुत बड़ा। अच्छा। मैं दिमाग की सट लगी हुई थी, 3 महीने मैं मंजी ते पिया रहा। अभी भी आपसे सही तरह चला फिरा नहीं जाता? अभी भी मेरा उस दिन दा फिर मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो आपने अपने बेटे को इसलिए दर्जी के पास डाला था कि हुनर सीख जाए तो मेरा बाजू बन जाए, पर इस जालिम ने बहुत जाती से उसको मारा। नींदर नहीं बाजी उदन ध्यान नहीं भी बहुत जाती की थी ने। जालिम ने बहुत जाती की थी मेरे बच्चे नाल। इन्हें उस दिन 7:30 बजे का बच्चा अगवा कर लिया। उस तो बाद इन्हें इतना इसने कटिया हुआ सारा, ठीक है। एक गर्दन लैदा पई हुई थी खोपड़ी, बाकी लैदा सानू की पता सी भी जालिम ने इंज करना है। चीफ जस्टिस ਨੂੰ अपील करना चाहने हाथ जोड़ के, मैं बहुत गरीब हाँ, मेरे बच्चे ने जाती करके कत्ल किया गया, उनकी तौन लैदा की गई तू इस जालिम ने। चीफ जस्टिस अगे भी मैं अपील करना, पुलिस वाले सारे शुक्रिया अदा करना, इन्हें मेरा कातल सामने लिया के खिलाफ दिता। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हू जल्द तो जल्द फांसी लगनी चाहिए। मेरे पल्ले कख नहीं रह गया, मैं रोटी नहीं खा सकता उदन दा। मैं दिन रात सुता नहीं जाता। मेरे को कहता सी अबू मैनू मशीन लै दे। मैं पुत्र तू फुल ट्रेन हो जा, 1.5 साल हो गया सी ते मैं तू ट्रेन हो जा, फिर कोई हथ थोड़ा सीधा होंदा है। कहता था अब्बू मैं आपका सहारा बनूंगा। हाँ जी, मैं क्या तेन मैं मशीन लै दिया, दर्जियां वाली मशीन। मैं क्या पुत्र तेन मैं मशीन अली हसन की क्या ख्वाहिश थी, क्या बनना चाहता था? दर्जी भी, उधरों कुरान पाक भी पढ़ रहा सी, स्कूल भी पढ़ रहा सी। हाँ जी, कहता था कि अब्बू मैं आपकी मुश्किलात हल करूंगा। हाँ जी, मुश्किल जालिम पै गया ना, तबाही ला दी मेरे पल्ले। इहदे नालों मैनू कत्ल कर दिंदा, वो बेहतर सी।
ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। अल्लाह को सब्र दे, हौसला दे। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ, बहुत गरीब, मसा बच्चों की रोटी पूरी करी दी, दिहाड़ी लाई दी। हम अली हसन के कातिल को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में जो हमसे बन पड़ा वो हम करेंगे। मैं ऑन कैमरा हाथ जोड़ने पे सारे आके जी इनू जल्द तो जल्द फांसी लगनी इंशाल्लाह इसको मिलेगी सजा। एक बेबस बाप की अपील है, एक उस बाप की अपील है जिसका लख्ते जिगर बेदर्दी से चीर फाड़ दिया गया। जंगली जानवरों ने उसका जो हाल किया वो तस्वीर नाकाबिले दीद है। वो बाप बेबस है और सिर्फ यही पुकारता है कि खुदारा मेरे अली हसन को इंसाफ दिया जाए। वो इंसाफ जिंदा रह के तो उसे मिल नहीं पाया क्योंकि वो सांसों की माला टूट गई। अब अली हसन अपने रब के पास जा चुका है, लेकिन उसके इंसाफ के लिए हम सबको लड़ना है। मैं अपने देखने वालों से भी यही इल्तिजा करूँगी कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर कीजिएगा कि इस बाप की आंख का आंसू खुश्क होने तक इस मुल्ज़िम को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। जहां तक हम सब से जो बन पड़ा और जो अपने तक जो कुछ कर सकता है वो ज़रूर करे। आगे चलते हैं, आपको वो खौफनाक हक़ाइक़ दिखाते हैं जिससे शायद अब तक किसी ने पर्दा नहीं उठाया। हमारे साथ इस वक्त अहले इलाका और नुमाइंदा नियो टीवी मौजूद हैं। पहले हम इनकी तरफ पढ़ेंगे, नुमाइंदा नियो टीवी की तरफ, और फिर चलेंगे अहले इलाका की तरफ कि असल हक़ाइक़ क्या है। ना साहब, आप फौरी स्पॉट पे पहुंचे होंगे जब ये डेड बॉडी मिली होगी खेतों में, उस वक्त इमीडिएट सिचुएशन सामने क्या आई? तो हमने जाके वहाँ पे देखा कि एक लाश पड़ी है और उसका जो सर है वो धड़ से अलग है और जो मसक शुदा जो है वो चेहरा हो चुका है। तो वहाँ से फौरी तौर पे पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने अपने तौर पे जो तफ्तीश की उसमें ये मुल्ज़म जो है वो सामने आया। ये मुल्ज़म जो सामने आया ये भी यकीनन फूल नगर का रहने वाला है। बहुत छोटा सा इलाका है ये, यहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस मुल्ज़म के बारे में, इसकी हिस्ट्री के मुतालिक कोई जानता था कि ये पहले से आदी है? वो आदी नहीं है, शादीशुदा है मुल्ज़म। क्योंकि मैंने सुना है उसके मोबाइल से काफ़ी मवाद भी मिला है। हाँ, इस तरह यह सुना है कि वो उसको ये लत थी बदफेली करने की, तो इस हवाले से उसने अपना जो बंदा था वो ढूंढा है और इसके साथ उसने बदफेली की है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। डिस्ट्रिक्ट कसूर में पहले भी ऐसे कई वाक़यात हुए जी, अब फिर एक इतना अलमनाक वाक़या सामने आया है कि यकीनन तमाम लोग डर गए हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें ज़्यादती की थी, गला काटा गया, फिर खाली खोपड़ी हमको मिली है, चेहरे से पूरा मांस उतारा गया, सारा कुछ इन्हें कहा कि फिर खेतों में फेंक आया। क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? हमारी चीफ जस्टिस के आगे, साहब के आगे पी रहा है कि इसको शरेआम फांसी दी जाए, आगे से कोई ऐसा काम ना करे। बिल्कुल सरेआम फांसी होनी चाहिए। जी, आप क्या समझते हैं कि क्यों इसने बर्बरियत ढाई? मरातब मेरा मोहल्लेदार है, बहुत शरीफ आदमी थे, जो मुद्दई है। ठीक। तो इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। ये अब पता चला है, ये इसके मोबाइल से पहले भी वीडियो अब निकली है इनके मोबाइल से। तो इस मुल्ज़िम को कोई नहीं जानता था आप लोगों? ये ना उधर शफी बेकरी है हमारे दीनना स्टाफ पे, ये उधर एज ए कैशियर काम करता था। तो ये ना अब इंटेरोगेशन में ये पता चला ये वाकई पहले इन चीज़ों में मुलव्वस रहा है। बच्चों के साथ पहले भी पता चला है बदफेली की है, लेकिन कोई सामने नहीं आया। सामने नहीं आया। आप सब अहले इलाका का क्या मुतालबा है? मुतालबा ये है भी जो हमारी असम्बलियों ने कानून साजी की है उसके मुताबिक इसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि क्योंकि ज़िला कसूर को आप पहले भी पता है, आपको काफ़ी आप प्रोग्राम कर चुके हैं, ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। अगर वाकई मुल्ज़म को सजा मिले तो ऐसा मैं नहीं समझता भी कोई आगे ऐसा वाक़या हो। पहले भी जिला कसूर में जितने ऐसे मामलात हुए हैं तब भी मीडिया ने बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा किया है। जी, और इसमें मुझे ये बात कहने में यकीनन कोई अफसोस नहीं होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट से पहले या इदारों से पहले मीडिया सामने आया है, मीडिया ने चीज़ हाईलाइट की है, और हाईलाइट करने के बाद जब वो चीज़ें मंजर-ए-आम पर आई हैं तब भी कोशिश मीडिया की ही रही है कि उसे हमा वक्त इतना ही कवरेज दी जाए ताकि हलचल रहे और मुल्ज़िम कैफिर किरदार तक पहुँचे। और जितने भी मुल्ज़िमान आज तक कैफिर किरदार तक पहुँचे हैं, जब तक मीडिया ने प्रेशर बिल्ड किया है तब तक ही वो कैफिर किरदार तक पहुँचे, वरना केस रफा दफा कर दिया। नहीं, मीडिया का काफ़ी रोल है इस केस में। और यहाँ पर मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि जहाँ प्रीवियस केसेस में मीडिया हाईलाइट करता था तो डिपार्टमेंट्स में हलचल आती थी, इस बार वाकई पुलिस डिपार्टमेंट ने दिल से काम किया है। और जो SHO हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार, उन्होंने मीडिया के आने से पहले
इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था और सबके सामने, तमाम लोगों के सामने उस मुलजिम को ले आए थे कि ये है, क्योंकि बच्चे का बाप तो जानता ही नहीं था कि उसके बच्चे के साथ बर्बरियत किसने ढाई। और मुलजिम इतना शातिर, जिसकी आईटी पे भी कमांड है, जिसको ये पता है कि मैंने डाटाज कैसे डिलीट करने हैं, जिसको ये पता है कि मैंने सीसीटीवी कैमरास में से कैसे स्किप होना है, जिसको ये पता है कि मैंने बच्चे को उंगली पकड़ के नहीं लेके जाना, कहीं मैं कैमरास में रिकॉर्ड ना हो जाऊँ, बच्चे को मैं पहले बुलाऊँ, बहाने से चीज़ पकड़ाऊँ और उसको टाइम दे दूँ और उसके बाद 3-4 घंटे का गैप दे के मैं जो है ख़ुद घर जाऊँ और फिर ये बर्बरियत ढाऊँ। तो मुलजिम काफ़ी शातिर है। अहले इलाका जो मुतालिबा रखते हैं वो तो आप सब ने सुन लिया। हम अब मुलज़िम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में अब दिल दहला देने वाले जो इंकशाफात हैं, जो असल हक़ाइक़ हैं, वो शख्स की ज़ुबान से सामने लाना बाकी है जिसने ये बर्बरियत ढाई है। मेरे साथ इस वक्त SHO साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार अली। उनसे जानते हैं, यकीनन एक उनकी फाइंडिंग है और बड़ी प्रोग्रेस है कि अननोन मुलज़िम था इस केस में। नहीं मालूम था कि ये जो डेड बॉडी है इसको ये किसने यहाँ फेंकी, किसने कत्ल किया या क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी एफर्ट्स हैं, यकीनन आपकी अपनी अम्ब्रेला के नीचे आपकी टीम ने काम किया और एक ऐसे शख्स को ढूंढ निकाला जिसके बारे में शायद वो मुद्दई भी नहीं जानते थे कि हमारा एक्यूज्ड, हमारा मुलजिम ये हो सकता है। कैसे पहुंचे इस मुलजिम तक की डेड बॉडी पहले मिल गई थी या केस आपके पास जब एप्लीकेशन आई तो तब आगे चले आप लोग, कोई गुमशुदा है उसको ढूंढ रहे थे तो डेड बॉडी तक पहुंचे? एक्चुअली 21 अक्टूबर 2023 की इवनिंग को हमें इतला मिलती है कि एक डेड बॉडी फसलों में पड़ी है। हमने रशली अप्रोच किया क्राइम सीन को, वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा है बच्चा है 13-14 साल का, जिसका सर। तब तक किसी की गुमशुदगी की एप्लीकेशन नहीं आई हुई थी? नहीं, बिल्कुल पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म नहीं की। खैर कसूर की तारीख इस हवाले से पहले भी बड़ी कोई शानदार नहीं है कि कसूर में बड़े इंसिडेंट होते रहे हैं जिनको इंटरनेशनल हुसैन खान वाला, ज़ैनब जी एग्जैक्टली, चूनिया केस, इस तरह के केसेस, हाँ बड़ी बदनामी है कसूर के जी इस हवाले से। इसकी वजह से कसूर पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पे चली जाती है इस तरह की न्यूज़ पे। और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क था वो ये था कि मुलज़िम तक कैसे पहुंचा जाए, जिसके लिए हमने 3 टीमें बना दी थाना की। उस पर हमने जब मीटिंग की तो हमें फुटेज मिली एक जगह पे, एक जो लोकल बेकरी है वहाँ से, कि 7:20 पे बच्चा वहाँ पे बेकरी पे 19 तारीख को जाता है और एक शख्स के साथ बड़ा वो फ्रैंक माहौल में, बड़ा कंफर्ट जोन में उससे बात कर रहा है। हमने उस बंदे से जाके पूछा ये बच्चा आपके पास? उसने कहा ये रूटीन में आया है, जैसे कस्टमर आते हैं तो वो चीज़ लेके चला गया होगा, मैं नहीं इस बच्चे को जानता। इसी मुलजिम ने कहा? इसी मुलजिम ने कहा। तो हमने खैर अपनी वर्किंग जारी रखी। हमने उस वीडियो को बार बार देखा तो उसमें हमें चीज़ नज़र आई कि ये मुलजिम उससे पैसे भी नहीं ले रहा। अच्छा, उस बच्चे से ये पैसे नहीं ले रहा, पैसे उसने नहीं दे रहा और बच्चा बड़ा, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का एंगल चेंज हो गया होगा। जी, यहाँ से हमें थोड़ा सा लीड मिली आपको, डाउट्स इस पे बढ़ना शुरू हो गए कि ये उससे नहीं मान रहा। हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे पता चला कि ये बच्चा तो इसके पास रोज़ाना आता है। इसने कहा जी वो रश में मुझे पता नहीं चला बच्चे ने पैसे नहीं दिए। अच्छा, ये अपनी कहानी को ट्विस्ट कर रहा था। अगले दिन मैं प्रॉपर टीम के साथ इसी की दुकान पे गए तो इसको हमने ये एक्सक्यूज़ पेश किया कि देखें हमें छोटे कैमरे पे नज़र नहीं आ रही, ये आप हमें बड़ी स्क्रीन पे इसकी बच्चे की फुटेज दिखाएं कि आपके पास कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। तो ये नर्वस हो गया। वहाँ से आपने इसको अरेस्ट किया? ये नहीं, अभी हमने इसको कस्टडी में नहीं लिया। हम इस पर हमने फोकस कर रहे थे, इस पर हमने अपनी नज़र रखी हुई थी, इसकी हरकत व सकनात हम नोट कर रहे थे, इसकी सीरियर हमने मंगवाई, उसका एनालिसिस कर रहे थे, इसका अनयूजुअल बिहेवियर हमें नज़र आ रहा था 2-3 दिन का। जिस दिन का इंसिडेंट है उस दिन रात ये 2 बजे तक मोबाइल पे एक्टिव रहा है। तो इस तरह के पैटर्न हम सारे रिलेट कर रहे थे। जब तक हमारे पास सॉलिड एविडेंस ना आए हम इसको कैसे कस्टडी में ले लें। तो हमने जब ये इसको स्वेटिंग शुरू हो गई, पसीने आने शुरू हो गए, इसने कहा माउस मुझसे ऑपरेट नहीं हो रहा, इसने हमें पकड़ा दिया, ये माउस आप चलाएं। हालांकि IT प्रोफिशेंट है, जानता है मोबाइल पे बड़ा एक्टिव है जी। यानी कि बड़ा शातिर मुलजिम है ये? बिल्कुल, बड़ा कंपोज्ड है और बड़े बात नहीं करनी।
आप भी इंटरेक्ट करेंगे तो आपको बस टू दी पॉइंट बात करेगा, उससे आगे बात नहीं चलाएगा। ठीक। अच्छा, फिर आपने जब इसको अरेस्ट किया तो फिर ये कितनी देर में अपनी, क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम का वक्त कम है इसलिए मैं कंक्लूजन की तरफ आना चाह रही हूँ, आपने इसको इसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आके आपको शक इसका यकीन में बदलना शुरू हो गया, आपने इसे अरेस्ट कर लिया? नहीं, अरेस्ट अभी हमने नेक्स्ट से इसका मोबाइल इससे लिया और इसको नहीं बताया, इसने तमाम डाटा उसका डिलीट किया हुआ था। हमने अपनी एक टीम भेजी लाहौर इमीडिएटली और 3-4 घंटे में हमने इसका डाटा रिट्रीव करके वापस आ गए। उसमें से एक पिक्चर और एक वीडियो हमें बच्चे की मिली, बड़ी नज़ेबार खातून पे उसके साथ कर रहा है, बच्चे के साथ, उसी बच्चे के उसी साथ, बच्चे के उसी साथ, बच्चे, उसी दुकान के अंदर या घर के अंदर? ये एक और जगह थी। बेसिकली बड़े प्यार से वर्गला रहा था बड़े दिनों से, और उसको इस तरफ कायल कर रहा था कि मैं उसके साथ जो भी एक्ट करूं वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक, यकीनन डॉक्टर साहब आपकी बड़ी कार्रवाई है जो आपने मुलज़िम गिरफ्तार कर लिया। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगी और उसकी तरफ मैं फिर आगे प्रोग्राम को लेकर बढ़ूंगी। क्या ये मुलज़िम पहले भी आदी है, इसके मोबाइल से और चीज़ें मिली, कोई और ऐसी एविडेंस सामने आए कि पहले भी ऐसी कोई एक्ट कर चुका है? हमने देखें इसके मोबाइल से जब डाटा रिट्रीव करवाया है तो 12,000 से ज़्यादा वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स मिली है इसके मोबाइल। डिफरेंट बच्चों की? नहीं, वो इसका पोर्नोग्राफी की तरफ रुझान है, पीडोफाइल इसकी टेंडेंसी है, ये बच्चे इसको अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह का मवाद काफ़ी इसके बच्चों से ही मिले हैं, बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड रिलेटेड मटेरियल इसके सारे मोबाइल से मिला और वो डिफरेंट वेबसाइट से गैदर किया। जी जी बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। यकीनन हैरानकुन तौर पर मैं खुद हिल गई हूँ इस प्रोग्राम के बारे में जब मैं सारी डिटेल्स यकजा कर रही थी कि एक शख्स जिसके मोबाइल से 12,000 से ज़ायद तस्वीर, वीडियोस वगैरह मुख्तलिफ वेबसाइट से जो उसने इकट्ठी कर रखी हैं, यानी कि उस मुलज़िम के दिमागी सतह किस हद तक जा चुकी होगी इस सारे मामले को लेके। उसके सामने वो बच्चा नहीं था, उसके सामने वो चलता फिरता वो ऐसा एक एसिड था जिसके साथ उसने बस ये सब करना था। और जब बच्चे ने दर्द का इजहार किया या तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सका या उसने कोई उसको धमकी दी होगी कि मैं अपने वालिद को बताऊंगा या कुछ करूंगा, तो इस शख्स ने बेदर्दी से उसे कत्ल किया, फिर उसे खेतों में फेंक दिया और फिर किसी को इल्म तक ना होने दिया। ये शख्स IT एक्सपर्ट भी है, एक्सपर्टीज इसकी सुन के मैं हैरान रह गई। ये दिमागी तौर पर कितना शातिर है, इसने पुलिस को कितना उलझाने की, चकमा देने की कोशिश की, इसको डर नहीं लगा किसी भी चीज़ से। ये कौन है? ये सफाक दरिंदा सिफ्त इंसान। आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वो मुलज़िम मौजूद है, उसी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी ज़ुबान से इसके बारे में कुछ बताऊं, ये खुद बताएगा कि ये कौन है, ये क्या चाहता था, कि खराफात इसके दिमाग में कब से आ रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला अवैस जी। तुम्हारे भाई भी होंगे? जी, बहनें भी होंगी? जी, बहन भी है, भाई भी है। सही। तुम्हारे बहन भाइयों में से किसी के साथ ये सब कोई करता? जी। तुम पर क्या बीतती? बुरा फील होता है। बुरा नहीं, तकलीफ से गुजरते, ऐसी तकलीफ जो शायद जिंदगी भर खत्म ना होती। ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल। शादीशुदा? नहीं जी। वालिदैन है? जी, वालिदा है भी, वालिद नहीं है। वालिद नहीं है और वालिदा है जी। तो वालिदा आप क्या चेहरा दिखाएंगी पूरी दुनिया को कि उनके बेटे ने क्या किया है? ये कौन सी मर्दानगी दिखाई है उनके बेटे ने जो आज वो 25 करोड़ आवाम के सामने शर्मिंदा है? ये कैमरा नहीं है, आवाम है। गलती हुई मुझसे। मैंने ये तो नहीं पूछा हुई है कि नहीं पूछा है मैंने एक बार भी? नहीं। इससे पहले कितने बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाया है? इससे पहले किसी से नहीं किया मैंने। 12,000 के लगभग वीडियोस और तस्वीर तुम्हारे फोन में से बरामद हुई हैं। 12,000 का फिगर छोटा नहीं है, जो मुख्तलिफ वेबसाइट से भी तुमने उसमें से कुछ ली हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में खराफात बहुत अरसे से चल रही थी। वो कितने अरसे से चल रही थी अपनी जुबान से बताओ। मैं वीडियो वगैरह में देख लेता था, लेकिन वो मोबाइल मैंने किसी से खरीदा था। मुझे मत समझाना, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल जैकेट में सिम कितने अरसे से चल रही है यहाँ तक का रिकॉर्ड मौजूद है। तुमने जिससे मोबाइल लिया उसने क्या क्या डाउनलोड किया या क्या क्या सर्च किया, उसके बाद तुम्हारी सिम इंसर्ट होने के बाद तुम्हारे मोबाइल डाटा के जरिए क्या क्या सर्च किया गया, वाईफाई पे क्या क्या तुमने सर्च किया, अपनी उस दुकान पे जहां तुम बैठते थे उस प्रोमिसेस में बैठ के क्या क्या चीजें गूगल सर्च हुई, किस वेबसाइट पे प्रॉक्सी लगी, किस वेबसाइट से VPN के जरिए तुमने ऑन किया, सब मौजूद है डाटा में। मजाक नहीं है PFSA। आपकी सोच से भी ज्यादा खंगाल लेती है वो चीज को। तुम्हारे दिमाग में क्या होगा ना, तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे अल्फाज बोलेंगे,
जी। जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ना, तुम्हारी जुबान पे वो भी आ जाएगा। सच उगलवा सकती है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है इस लैब के पास। तो मुझे सुना रहे हो कि मैंने किसी से फोन लिया और मैं मान जाऊं? वाह, मुझे नहीं पता तुम्हारा अभी तक वाह क्या लोगों के साथ पड़ा है, लेकिन ये मेरा प्रोग्राम है, ये इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम है, ये टीम पुकार है, इसलिए सोच के बोलना जो बोल रहे हो। जी मैम। कितने अर्से से सर्च कर रहे थे चीजें? 2 साल से ही। 2 साल से सर्चिंग कर रहे थे। मैं बड़ी हैरान होती हूँ ऐसे मुल्ज़िमान के साथ, जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मुझे हर बात पे कहते हैं मैडम गलती होगी, मैडम गलती होगी, मैडम गलती होगी। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ये समझते हैं शायद मैंने इन्हें माफ़ी देनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये कर रहे होते हैं गुनाह, जब ये वो जुर्म कर रहे होते हैं, ये अगले पे तरस नहीं खाते, लेकिन जब ये कानून के शिकंजे में आते हैं तो ये अपने इतने बड़े गुनाह को गलती का नाम देते हैं और बड़े आराम से बता रहे थे गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी, शायद इनको माफ़ी मिल जाए। पर ये नहीं जानते कि जो कुछ ये कर बैठे हैं, अब उसके बाद कानून किन हाथों से इनके साथ निपटेगा, या इनके ऊपर अब क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। क्योंकि सिर्फ गिरफ्तार होना असल मरहला नहीं है, इनकी सज़ा का अमल शुरू होता है जब ये यहाँ से जुडिशल होते हैं। वहाँ जेल में पहले दिन से इनके साथ जो जो सलूक होता है, जो जो इनको सज़ा मिलती है कानून के दायरे में रहते हुए, ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जेल की ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं होती। खुदारा अगर किसी के दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है तो निकाल फेंकिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसकी तरफ वापस आएंगे और आपको सुनवाएंगे कि इसने उस बच्चे को कैसे कैसे कब कब बरगलाया, ये उस बच्चे को अपने फ्लैट में कब कब लेके गया, उसके साथ पहले कितनी बार अटैम्प्ट किया, विजुअल प्रूफ क्यों इकट्ठे कर रखे थे इसने, और अब कत्ल की नौबत क्यों आई। आइए दिखाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ ये सफाक शख्स मौजूद है जिसकी नीयत में इस कदर शैतानियत थी कि इसे वो मासूम फूल नजर ना आया जो किसी घर में खिला था, जो किसी बाप का सहारा था, और बाप भी ऐसा जो खुद इस वक्त पेशेंट है, वो चल फिर नहीं सकता। उसने अपने बच्चे को हुनर के लिए किसी दर्जी की दुकान पर डाला कि वहाँ पर वो कुछ सीख सके, शायद उसका सहारा बन सके। लेकिन इस जाहिल इंसान ने, इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उस बच्चे को इतना बेदर्दी से कत्ल किया कि वो जिस बाप का उसने सहारा बनना था, वो उसी के कंधों के सहारे आखिर मनोमट्टी के नीचे चला गया। ये शख्स क्या चाहता था और कब से चाह रहा था, अब ये अपनी जुबान से बताएगा। हाँ भाई, याददाश्त आ गई वापस? जी। चलो अब तोते की तरह मुझे बताना शुरू करो कि तुम्हारी नीयत कब से इस बच्चे पे खराब थी और कितनी बार इसको पहले अपने फ्लैट पे लेके गए? मैडम 1 माह से तकरीबन आ रहा था दुकान पे, तो मेरी नीयत पहले तो नहीं ख़राब थी, बाद में यानी कि उसी दिन हुई है। उससे पहले भी तो तुम लेके गए हो इसको? उसके पहले फ्लैट पे जाता रहा, लेकिन मेरी तुमने उसके साथ पहले भी वीडियो बना रखी थी, जो वीडियो मेरे पास मौजूद है इस वक्त। मैं जाती मैंने उसके साथ पहले नहीं की थी। तुम पहले वैसे नाजिबा वीडियो बनाते रहे उसके साथ? पहले वीडियो बनाई थी जी। और उस वीडियो में तुम उसको क्या कह रहे थे? कोई दीनी तालीम दे रहे थे? नहीं जी। तुम बकवास करोगे और मैं सुनती जाऊंगी। वो वीडियो मौजूद है मेरे पास जी। सिर्फ इस वक्त हम कुछ SOPs का ख्याल करते हैं। टेलीविजन का अपना एक डेकोरम होता है कि मैं अपने नाज़रीन के सामने वो चीज़ें यहाँ पर नहीं कर सकती, लेकिन ये शख्स जो कुछ उसके साथ पहले करता रहा, और ये 15-20 दिन 25 दिन से चीज़ें चल रही थी। इसने उसके साथ नाजेबा जो हरकतें की, उसकी वीडियो खुद बनाई। क्यों बनाई भाई? बेचनी थी कहीं? नहीं मैम। तो क्यों बनाई थी वो वीडियो? वैसे ही मैम बनाई थी। क्या कर रहे थे उस वीडियो में? उसके साथ यानी कि गलत काम कर रहे थे उसके साथ। बच्चे को माइल कैसे किया इन सारी चीज़ों के लिए? मैम पहले इस चीज़ का आदी था। कौन? वो बच्चा ही। खुदा का खौफ करो कोई, और कातिल है तू, कातिल। तुमने जो अमल किया है ना, उससे पहले जमीनों आसमान लर्ज़े होंगे। तुम जब पहले उसको अपने फ्लैट पे लेके गए, कितने दिन पहले तुमने उसको अपनी तरफ माइल किया और क्या कह के किया? मैम दुकान पे आता था 15 से 20 दिन पहले, यानी कि चीज़ें वगैरह वहाँ पे आता था मेरे पास, चीज़ वगैरह लेके खा लेता था। यानी कि फिर उसके बाद यानी कि जिस दिन बुक हुआ 19 तारीख को, तुम्हारे पास दुकान पे तो बहुत सारे लोग आते होंगे? नहीं, वो दूसरे कस्टमर आते थे। तो ये भी कस्टमर बन के ही आता होगा ना? जी। मुझे कहानी नहीं समझ आ रही पूरी। मैम लड़का आया था, उसने भेजा था इसे मेरे पास चीज़ लेने के लिए। ठीक। पहले उसके साथ यानी कि रहता था,
जो भी बात है उसके साथ फिर कौन सा लड़का? ये जो तुम्हें व्हाट्सएप पे मवाद भी भेजता था तुम्हारा दोस्त? जी जी अच्छा। उसके साथ यानी कि पहले इसकी बातचीत थी। उसने मेरे उस लड़के ने तुम्हें कहा कि इसके साथ ये सब कर लो? नहीं मैम, उसने मेरे पास इसे भेजा था यानी कि जूस वगैरह लेने के लिए, बोतल वगैरह लेने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद यानी कि हम आता रहे दुकान पे रूटीन वाइज। कितने पैसे लेते थे चीजों के तुम उससे? झूठ ना बोलना, सच बोलना, फुटेज है मेरे पास। मैम कभी लेता था कभी नहीं लेता नहीं लेते थे, मेजॉरिटी तुम पैसे नहीं लेते थे। जब मैंने नया आता था तब लेता था, बाद में जब वो पुराना हो गया था तकरीबन, फिर उसके बाद नहीं लिए थे मैंने। पैसे तुम नहीं लेते थे? कितने की चीज ले जाता था तुमसे? मैम ये कोई 50 की 100 की इतनी। ठीक। फ्लैट पे पहली दफा कब लेके गए थे, कितने दिन पहले? मैम 15 से 20 दिन पहले। 15। वीडियो क्यों बनाई थी तुमने? मैम वैसे ही बनाई थी। क्यों बनाई थी? वैसे ही बनाई थी, देख कि देखूंगा बाद में या सब ब्लैकमेल करूंगा? ब्लैकमेल के लिए नहीं, वैसे ही देखने के लिए बनाई थी। वो वीडियो तुमने किसी और को भी व्हाट्सएप की? नहीं मैम, और किसी को नहीं की थी। तुम्हारे मोबाइल में ही थी? जी। उसके बाद दोबारा कितनी बार लेके गए? मैम दोबारा मैं उसे एक दफ़ा यानी कि ले गया, दो तीन से 4 दफ़ा क्वार्टर में मैंने फ्लैट पे गया होगा मेरे। तुम्हारे पास रहता था वो? चला जाता था मेरे पास, यानी कि वहाँ पे जाके लेट जाता, मोबाइल में देखता था, गेम वगैरह खेल लेता था। गेम या तुम उसे खराफात दिखाते थे? नहीं मैम, गेम वगैरह देख खेलता था वो। उस दिन तुमने उसे क्या कहा? दुकान पे है मैम 19 तारीख को, तो मैंने यानी कि मेरे पास आया, जूस वगैरह उसने पिया है, तो मैंने उसे कहा है भी कहाँ जा रहे हो? कह रहा मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं कह रहा मैं आता हूँ, फिर वहाँ आपके पास बात करता हूँ। मेरे पास आया, मेरे पास आने के बाद वो यानी कि रुका है मेरे पास, तो मैंने उससे बातचीत की है। मैंने कहा तो आज यहीं पे रुक जा, तो क्या वो फ्लैट में चला गया। मुझे क्या मैं कह रहा ठीक है मैं यानी कि रुक जाऊँगा। फ्लैट की चाबी तुमने दी उसको? फ्लैट का मैम ताला नहीं लगा होता, पहले खुला होता था। और भी लड़के रहते हैं फ्लैट में? जी रहते थे। वो बाकी कहाँ थे उस दिन? बाकी एक छुट्टी पे था, एक दुकान भी था। अच्छा, तुमने कहा तुम फ्लैट पे चले जाओ, तुम मुझे साथ लेके नहीं गए कि फुटेज में तुम रिकॉर्ड ना हो जाओ? जी। आगे बाद में यानी कि तुम कितनी देर बाद गए? वो वहीं पे रहा ना, वहाँ पे लेट गया जाके, तो बाद में मैंने यानी उसके पास गया मैं बाद में। जी। कितनी देर के बाद? तकरीबन यानी कि मैं वो 7:30 बजे गया है यहाँ से, और वहीं पे जाके लेट गया, सोया रहा वहाँ पे बैठा रहा। तो तुम कितने बजे गए? मैम 12 बजे के। ठीक। तुमने ये वकुआ कितने बजे रूनुमा किया है? ये 12-20 15-20। जब तुम उसके साथ पहले भी कई बार ये सब कर चुके थे, तो उस दिन तुम्हें ऐसी कौन सी तकलीफ थी कि तुमने उसे कत्ल ही कर दिया? मैंने उसके साथ यानी कि ये हरकत नहीं की थी। यानी कि अटेम्प्ट तुमने पहले भी किया हुआ था, लेकिन मुकम्मल तौर पर तुमने उस दिन उसकी तजलील की? जी। हैं? जी। वो रोया चीखा नहीं उस वक्त? चिल्लाता रहा मैम, वो यानी कि मुझे छोड़ दो, मैंने जाना है उसी। अगर वो आदी होता ना तो वो चिल्लाता मत। तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनना चाहती थी। तुम जाहिल इंसान, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे आगे जो खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है वो बेवकूफ है, या ये देखने वाले तमाम लोग बेवकूफ हैं? फिर मैम यानी कि उस के दौरान उसके मुंह पे हाथ रखा, मैंने चीखा चिल्लाया ना, उस मुंह पे हाथ रखने की वजह से फिर उसकी यानी कि सांस यानी कि रुक गई। सांस रुकने के दरमियान यानी कि उसकी ऊंचा बोलो। सांस यानी कि बंद होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर डेथ हो गई। फिर मैंने उसे वहाँ से उठाया, बाइक पे उठा के ले गया। और तुमने उसे कपड़े पहनाए फौरन? क्या उसी हालत में ले गए? बरहना हालत में? उसी हालत में ले गया था। बरहना हालत में? जी। कपड़े उसके फ्लैट पे रह गए तुम्हारे? नहीं, साथ ही ले गया था मुझे। हाँ। कपड़े और 14 साल का बच्चा था, तुम उसे बेहोशी की हालत में या जब वो मर चुका था उसकी डेड बॉडी को तुमने बाइक पे कैरी कैसे किया? मैम आगे बिठा लिया था। नहीं, किसी ने देखा नहीं? जी नहीं। फिर मैंने उठा के उसे यानी कि बाहर ले गया, बाहर फसलों में उसे यानी कि लिटा के आ गया था। तुमने ये नहीं सोचा कि इसके साथ जो कुछ हुआ है इसे मैं कोई हॉस्पिटल पहुंचा दूं या हॉस्पिटल के बाहर ही फेंक दूं, शायद बच जाए? हमें उसे सांस नहीं थी यार, मैं पता चल गया था। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं किसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी के पास ही छोड़ दूं, कोई राहगीर देख के ही हॉस्पिटल ले जाएगा इसे? मैं खुद खौफजदा हो गया था इससे। खौफजदा नहीं, तुम्हें अपनी मौत नजर आ रही थी। उसे मारते हुए तुम्हें एहसास नहीं हुआ? नाज़रीन,
ऐसे लोग होते हैं जिनको जब अपनी मौत सर पे मंडलाती नजर आती है तो उस वक्त वो ऐसे काम करते हैं, ये शायद अल्लाह ताला ने इन लोगों को दुनिया के सामने निशाने इबरत बनाना होता है, तो इनके हाथों ये काम होते हैं। इन लोगों की रस्सी ढीली छोड़ी होती है और जब अल्लाह रस्सी खींचने पे आता है तो अपने आप ये लोग चुंगल में फंसते चले जाते हैं। ये उसको हॉस्पिटल के बाहर भी फेंक सकता था कि वो बच जाए, लेकिन हो सकता है वो बेहोश हुआ हो उस वक्त, उसका कत्ल इसने उसको समझा हो कि वो मर गया है, लेकिन वो उस वक्त ना कत्ल हुआ हो या वो उसकी सांसें अभी हों, इसको पता ना चला हो। तो हमारे उलमा भी बताते हैं कि ये कितना सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला ने इसकी पकड़ करनी थी इसके इस गुनाह में, जो कि शायद अब हद से बढ़ गया था। जैसे मैंने पहले बताया कि 12,000 वीडियोस और तस्वीर इसके फ़ोन में मौजूद थे। वो 12,000 का मतलब ये है कि इसके पापों का घड़ा भर चुका था। अब इसने दुनिया के सामने निशाने इबरत बनना था और इसने उस बच्चे के साथ जो कुछ किया, उसकी सांसें थी नहीं थी कि उसे खेतों में फेंक आया। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। डेड बॉडी देख के लोगों ने पुलिस को कॉल की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी किया और ये मुल्ज़िम चुंगल में आकर फंस ही गया पुलिस के। कहते हैं ना कि जितना मर्जी शातिर इंसान हो, जब कातिल कत्ल करता है तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। मुजरिम जो जुर्म करता है तो कहीं ना कहीं कोई सुराग ज़रूर छोड़ता है और बस फिर वो वहाँ से गिरफ्त में आ जाता है और कत्ल कभी नहीं छुपता। इस शख्स से उस मकतूल के वालिदैन की कोई दुश्मनी नहीं, कोई सजनाई नहीं, कोई जान पहचान नहीं। वो नहीं जानते थे कि उन पर क़यामत सुगरा का मंजर कौन बर्पा करेगा। हैट्स ऑफ टू पुलिस डिपार्टमेंट, जिन SHO साहब ने इसको मुकम्मल तौर पर तफ्तीश को आगे दायरा कार बढ़ाया, टीमें तश्कील दी। और मैं कहती हूँ उन नौजवानों को सलाम है पुलिस डिपार्टमेंट के, जिन्होंने चंद दिनों के अंदर ही इसको गिरफ्तार करके उस दुखी बाप के सामने ला खड़ा किया कि ये है तेरे बेटे का कातिल। वरना अक्सर हम सुनते हैं कि शायद मुदई रोते हैं, लेकिन यहाँ उस रोते मुदई की आस उस वक्त बंद गई जब ये शख्स सामने आया। अब मेरी अरबाब अख्तियार से अपील है कि इसे कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। जैसे ज़ैनब के कातिल को निशान इबरत बनाया गया था, वैसे इसको भी निशान इबरत बनाया जाए, ताकि दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट कसूर में ऐसे भेड़िए जो इंसान के लबादे में हैं वो कांप उठें किसी भी मासूम बच्चे की ज़िंदगी का चिराग गुल करने से पहले। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में किसी नए मैसेज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।